नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने हजारों लोगों, करोड़ों लोगों पर अपना ग्रहण जमा लिया है, जिससे कि कई लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं इस बीच आज दोपहर में बड़ी ही दुखद घटना सामने आई। मीडिया जगत के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया, जिसकी वजह से मीडिया जगत में आज पूरा शौक में है। आज ही इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट महेश धोनिया सर उपस्थित है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जय भीम साथियों को, आपके दर्शकों को सर, मेरा आभार। जिस तरीके से आज रोहित सरदाना जी का निधन हुआ है, बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया था, साथ ही उनको कोरोना का संक्रमण था। तो आप इस किस नजरिए से देख रहे हैं, जिस तरीके से खबर आ रही है? देखिए, मृत्यु तो अपने आप में दुखद है, खासकर उनके परिवार के लिए, और जो उनके परिजन हैं उनके लिए बहुत दुखद है। और हमें भी ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम ऐसे मौके पर हमको एक डिस्कशन करना पड़ रहा है। लेकिन रोहित सरदाना के बहाने पत्रकारिता पर अगर आप कुछ सार्थक बहस करना चाह रही हैं तो ये मौका उपयुक्त ही होगा। सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि रोहित सरदाना ने अपने ही ट्वीट में अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। जी। और ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मालिक के एजेंडे और मालिक के एजेंडे के अनुसार जो काम कर रहा था, और मालिक कहे उठ कहो तो उठे, और मालिक बैठो कहे तो बैठे, ऐसी जो पत्रकारिता कर रहा था, उस के ही न्यूज चैनल में जिसके न्यूज रूम का वो एक तरह से बॉस था, तो उसी के न्यूज रूम से उसकी खबर गायब थी काफी लंबे टाइम तक। और बल्कि कहा यह जा रहा है कि उनकी जो है हृदय गति से मृत्यु हुई, कोरोना को नहीं बताया जा रहा। जो ये समझ में नहीं आता कि इंडिया टुडे चैनल के जो संचालक हैं, जो मालिकान हैं, वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, और क्या कारण है भाई कि अगर कोरोना पॉजिटिव थे तो वो उन्हें पूरी जानकारी देनी चाहिए। और ये भी मेरे समझ से परे है कि उन्होंने इतनी देर तक खामोशी क्यों ओढ़े रखी उनके चैनल ने, जबकि वो अपने आप में एक चाहे किसी भी तरीके की पत्रकारिता करते हो, नेगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, एक हस्ताक्षर तो उनको कहा ही जा सकता है। नाम है, लाखों फॉलोवर उनके हैं। जी। लेकिन सर, जिस तरीके से ट्विटर पर हैशटैग रोहित सरदाना चलाया जा रहा है, कुछ लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं उनकी पत्रकारिता को लेकर, लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो एजेंडा और नफरत फैलाने का काम करते थे। तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, किसी भी व्यक्ति का जो पेशा है, जी। उसमें जो व्यक्ति जो करता है वो पेशेगत तरीके से करता है, और वो बेसिकली अगर इंडिपेंडेंट नहीं है और वो किसी मालिक का नौकर है, तो मैं तो उसे नौकर की ही दृष्टि से देखूंगा। और ये भी जरूरी, ये भी निश्चय ही ये भी एक सच्चाई है कि जैसे ज्योति आप हैं तो आपके कई प्रशंसक प्रशंसक भी होंगे, और जी। आपके जी। काम के कई आलोचक भी होंगे। तो रोहित सरदाना के साथ भी वही है। और जैसे ही हमारी मित्र मंडली में भी देखा जाता है, कई मित्र आपके आलोचक होते हैं, कई बड़े प्रशंसक होते हैं। तो ये अपने आप में कोई पैमाना नहीं है कि कोई आपका आलोचक है या कोई आपका प्रशंसक। हाँ, अगर आपकी आलोचना हो रही है तो क्यों हो रही है, इस पर देखने की बहुत जरूरत है। और जी। जी, और उन्होंने निश्चय ही वो पत्रकारिता के जो मानदंड हुआ करते थे कभी आज से 20 साल पहले, उन मानदंडों के उनने धज्जियां उड़ाई हैं। सिर्फ लेकिन इनके लिए इसके लिए सिर्फ रोहित सरदाना को ही आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। एक 2000 के बाद, खासकर जो
हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं जो सत्ता के केंद्र में आती गई हैं, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और उसके बाद कांग्रेस में भी, कांग्रेस के कार्यकाल में भी इन मीडिया जो घरानों का जो है रुख धीरे धीरे हार्ड हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की तरफ, या कहना चाहिए आपके उग्र हिंदुत्व की पैरोकारी की तरफ बढ़ता गया है। और इसमें कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है कि जितने की आज की मोदी की सरकार या बीजेपी की सरकार है। तो आप कांग्रेस को इस मामले में कहना चाहिए कि आप निर्दोष मत समझिएगा। और दूसरी बात, मेरा पत्रकार होने के नाते एक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पत्रकार का एक अपना एक अनरिटन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है समाज के से, देश से, और जिन लोगों के बीच में वो रहता है। और ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि पत्रकार इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं नहीं मानते हैं, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी है और मैं ज़्यादा पत्रकार बिरादरी में मैं घूमता भी नहीं हूँ। बेसिकली मैं प्रेस क्लब का प्राणी नहीं हूँ। अगर मैं प्रेस क्लब का मेंबर होता तो रोज वहाँ दारू पीने जाता तो हर तरीके के लोगों से मुझे इंटरेक्शन होता, तो मुझे पता चलता कि भी ये इनके वैल्यूज क्या हैं। और बेसिकली आपके वैल्यूज जो हैं वो आपके कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट, और आप पत्रकार के नाते क्या बोल रहे हैं, क्या पेश कर रहे हैं। और अगर आप जो है प्रिंट जर्नलिज्म में है तो प्रिंट जर्नलिज्म में आप क्या लिख रहे हैं उस पर उससे आपका स्पष्ट हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत के पत्रकारों में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो भी जिम्मेदार पत्रकार होगा वो इसको कहे अनकहे समझता होगा कि उसने जिम्मेदारी से, उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, उसकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति नहीं है, उसकी जिम्मेदारी अपने मालिक के प्रति भी नहीं है। ठीक है, वो मालिक का नौकर है क्योंकि उसकी वो वृत्ति है, उसकी वो पेशा है, उसको अपने काम की तनख्वाह मिलती है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की समझ, खासकर आज की 2000 के बाद के जो जर्नलिस्ट पैदा हुए हैं कुकुरमुत्तों की तरह, जो टीवी जर्नलिज्म, टीवी का जो फटाफट जर्नलिज्म, न्यूज एंकर जर्नलिज्म जो का युग शुरू हुआ है, उसके बाद से जो नई पीढ़ी आई है उसका कोई ऐसी समझ या ऐसी प्रतिबद्धता इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रति है। जी आगे आप जिस तरह से आज पत्रकारिता पर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर सही समय रहते हुए सिस्टम से सवाल किया जाता तो आज ये हालात नहीं होते, क्योंकि जिस तरीके से विदेशी अखबार और मीडिया दिखा रहे हैं और मोदी सरकार पर सवाल कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो सवाल नहीं करता। और लगातार हमेशा ही पत्रकारिता पर सवाल उठते रहे हैं कि अगर सरकार से सवाल किया जाता तो देश के ये हालात नहीं होते। नहीं, ये प्रश्न अपने आप में आज की तारीख में ज्योति बेमानी हो गया है। क्योंकि पत्रकारिता अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, समाज से अलग हटके नहीं है। समाज जिस दिशा में मोड़ा गया है पिछले आजादी के बाद से, समाज को जिस तरीके से मोड़ा गया है एक पर्टिकुलर विचारधारा की तरफ, और किस तरीके जिस तरीके से उस विचारधारा के जो अलग अलग जो इदारे खोले गए हैं, आपको मालूम है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विद्यालय है, वो एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन है ना। उस इंस्टीट्यूशन से निकलने वाला किस विचारधारा का पत्रकार होगा आप शायद जानती होंगी, है ना। और कितने बेसिकली जो आज की तारीख में जो पत्रकारिता की पढ़ाई भी हो रही है ना, वो पढ़ाई सिर्फ पेशे के लिए हो रही है, वो पढ़ाई मिशन के लिए नहीं हो रही, पत्रकारिता को मिशन बनाने के लिए नहीं हो रही। आप मुझे बताइए, जो लड़का या लड़की, जो छात्र सीधे इंटरमीडिएट के बाद जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं 4 साल 5 साल का, तो उनमें क्या समझ होगी समाज, सोशल डायनेमिक्स को, अर्थशास्त्र को, समाज के जो
जो सोशल फोर्सेज हैं, इकोनॉमिक फोर्सेज हैं, उनको समझने की क्या उनमें तहजीब होगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है ना। आप दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे इंटरमीडिएट के बाद ही आपको पत्रकार बनाने की फिराक में रहता है, और ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बन गए, आपके जामिया मिलिया हो गया है। और पहले ये था कि मिनिमम आपको ग्रेजुएशन तक की यूनिवर्सिटी लेवल की आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ती थी, तब आप कहीं पीजी डिप्लोमा कर सकते थे। जैसे मैंने पीजी भी डिप्लोमा किया, क्योंकि उस समय मेरे पास संसाधन नहीं थे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो जवाहरलाल नेहरू के बगल में है, वहां मैं एडमिशन पा सकूं, क्योंकि मैं खुद मुख्तार था। मैं दिन में नौकरी करता था, शाम को पढ़ाई करता था। तो उसी दौर में मैंने कुछ पढ़ाई भी करी है, कुछ डिप्लोमा भी किए और पत्रकारिता भी करी, साथ में नौकरी भी करी लाला की। तो मैं आईएमसी में नहीं पढ़ सकता था, तो मैंने भारतीय विद्या भवन से, जो एक अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है दिल्ली में भारतीय विद्या भवन, वहां से मैंने पत्रकारिता का डिप्लोमा किया। लेकिन मेरी वहां तक स्कूलिंग काफी हो चुकी थी। मैं ग्रेजुएट था, और साथ में मैं पोस्ट ग्रेजुएट था इंग्लिश लिटरेचर से। साथ में मैंने इतिहास दर्शन में रुचि भी थी। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट था, तो लिटरेचर तो मैंने पढ़ा ही पढ़ा था, चाहे वो वर्ल्ड लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे आपका हिंदी लिटरेचर हो, तो मेरी रुचि थी। अब जो मेरी टाइम की पीढ़ी या उससे पहले की पीढ़ी है, वो पीढ़ी इसी तरीके से सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर न्यूज रूम तक पहुंची है ना। तो लेकिन आज की तारीख में वो सीढ़ियां हटा दी गई हैं। आप सीधे डिप्लोमा कीजिए, आप सीधे इंटर्नशिप पर चले जाइए, और फिर आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इज नेवर नोन फॉर इट्स मेरिट, है ना। यहाँ सब क्लीशे चलते हैं, इसके क्लिक्स चलते हैं, और मेरिट इज अ मिसनोमर फॉर प्राइवेट industry, be it journalism or any kind of field you can look at. इंडिया टुडे में मैं जानता था, वहाँ इंटर्नशिप पर आते थे लोग बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट की रिकमेंडेशन से, पॉलिटिशियंस की रिकमेंडेशन से, जो डेस्क में काम करते थे, उसके बाद फिर वो वहीं परमानेंट बना दिए जाते थे। तो मेरे जैसे आदमी के लिए इंडिया टुडे जैसे इदारे में घुसना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आप समझ रही मेरी बात को। तो जब आप उस रिगर से, उस मेहनत से, या उस सामाजिक, उस शैक्षणिक परिवेश से आए ही नहीं हैं, तो आप में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट या एक पत्रकारिता के मिशन के रूप में लेने की आप में भावना कहाँ से होगी, क्योंकि आपको वो इकोसिस्टम या आपको वो नर्सरी मिली ही नहीं है ना। बिल्कुल सर। हालांकि उस समय जनसत्ता जैसे इदारे भी थे, जहां संघी पत्रकारों की फौज प्रभाष जोशी के टाइम से बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां कुछ पत्रकारिता के नैतिक मूल्य थे। तो जनसत्ता में भी मेरी कई रिपोर्टें छपी थी, एक बाहैसियत फ्रीलांसर के। तो लेकिन आज ये जो नई पीढ़ी आई है, ये पता नहीं किस युग में जी रही है, और क्या इसके मूल्य हैं, क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं। जो ये युवा पीढ़ी आ रही है, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप पहले सेल्फ एक्सप्लोर कीजिए, इसको एक पेशे के रूप में मत देखिए, एक मिशन के रूप में देखिए, है ना। मुझे जब आश्चर्य होता है, जब मैं पुराने इसके रोहित सरदाना के ये क्रॉस कम्युनल जो ट्वीट्स देखता हूँ। एक ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये इनका 1 जनवरी 2021 का ट्वीट है। अल्लाह का दिया सब कुछ है, ईंट है, पत्थर है, तेजाब है, पेट्रोल बम है, चाकू है, तलवार है और बंदूक है, और 14 बच्चों की फौज भी है, बस कागज नहीं है। तो अब ये रोहित सरदाना जैसे पत्रकार अगर इस तरह की बात अपने ट्वीट में लिख रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, ये पत्रकारिता कहाँ जा रही है, ये मेरे समझ से परे है।
और एक जगह और इनने बल्कि अपने चैनल में, जब ये आज तक ज्वाइन कर लिया था, इनने चैनल में कहा भी है, एक नारा जैसा दिया, जैसा आप लोकल हम जब सुनते हैं, अमूमन हम बात करते हैं खासकर युवाओं में भी, और वो हर किसी मतलब कि आयु वर्ग के लोगों में आप ये बहस दे सकते हैं। अधिकांश खासकर जब क्रिकेट का दौर होता और भारत और पाकिस्तान की मैच हो रहे होते हैं, तो उसके इर्द गिर्द आपको ये सुनने को मिलेगा, ये डिस्कोर्स का हिस्सा है ना, कि हमारे दिमागों में क्या जहर भर दिया गया, और वही जहर रोहित सरदाना परोस रहे थे आज तक चैनल में, खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे पाकिस्तान का। तो ये मैं युवाओं से यही कहूंगा कि आपकी आइडियोलॉजिकल जो है लीनिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, है ना। अब मैं अम्बेडकरवादी हूँ, ठीक है, और मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन अम्बेडकरवादी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज को उसी के नजरिए से देखूं। दूसरे पक्ष को भी मुझे समझने के लिए थोड़ा अपना नजरिया चौड़ा करना पड़ेगा, और अपने दिल और दिमाग दोनों को बड़ा करना पड़ेगा, तो शायद मैं उसको बेहतर ढंग से समझ पाऊंगा। और जरूरी है कि मैं कोई भी चीज है, कोई भी न्यूज आइटम है, मैं उसकी तह में जाऊं और ईमानदाराना तरीके से उसको पेश करूं, उसको कोई कलर ना दूं। A journalist has no business to be judgmental. अगर वो जजमेंटल होके कोई न्यूज स्टोरी लिख रहा है, कोई भी बात कह रहा है किसी पैनल डिस्कशन में, तो वो पत्रकारिता नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे धंधा कर रहा है। तो धंधा, हमारे धंधे में और पत्रकारिता में यही फर्क है नहीं। धंधा तो आपको जो है वो जो है टेबलॉइड करते हुए मिल जाएंगे, है ना, जो जिनकी जो कवर स्टोरीज बहुत सेंसेशनल होती हैं। कवर स्टोरी अंदर भी देखेंगे आप, किसी के पर्सनल लाइफ बड़े चटकारे, किसी सेलिब्रिटी की लाइफ या उसकी जो पार्टी आउटिंग है, बड़े चटकारे से, बड़े प्रोवोकेटिव ढंग से जो है उसकी तस्वीरें पेश की जाएंगी, और चटकारे ढंग से वो न्यूज रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो ये चाहे आप युवा हैं, चाहे आप न्यू कमर हैं, तो वन हैज टू बी cautious to first understand what journalism is all about as a profession. आप किसी समाज का ताना बाना, किसी व्यक्ति की जिंदगी आप अपने कलम की नोक से या अपने वीडियो में बैठे बैठे आप तबाह कर सकते हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। कासगंज का जब दंगा हुआ था, वो दंगा जो हिंदू युवा थे, उन लोगों ने जबरदस्ती जो है मुसलमान जो है कॉलोनी में ले जाकर के तिरंगा यात्रा निकालने की कोशिश करी थी। झड़प हुई तो दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, और उसमें एक मुसलमान लड़के को भी गोली लगी, और एक बाईस्टैंडर था, कोई गुप्ता लड़का, अंकित गुप्ता था, क्या नाम था, आई फॉरगेटिंग दैट, तो उसकी मौत हो गई। और इत्तेफाकन जब बाद के वीडियो दिखे हैं, वो गोली जो है वो किसी जो हिंदू मॉब में जो लड़का था उसी की तरफ से कहीं से वो गोली चली थी। तो बाई स्टैंडर्ड था, वो अगल बगल में कहीं खड़ा था, वाज नॉट पार्ट ऑफ भाई, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद रोहित सरदाना अजब का गजब तरीके से जो है बैनर हेडलाइन चलाते हैं, भारत का तिरंगा क्या पाकिस्तान में लहराएंगे, कुछ इस तरीके से। तो आप समझिए इस बात को कि अगर आप इस तरीके से जो है इस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप एक कौम को ही नहीं निशाना बना रहे हैं, लेकिन कौम के साथ साथ आप पूरे समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न कर रहे हैं। और यकीन मानिए एक दिन ये आग आप तक पहुंचेगी, और वो पहुंच गई। देखिए वो कोरोना से मरे, और अब बाद हार्ट अटैक, हो सकता है हार्ट अटैक आ गया हो, क्योंकि हॉस्पिटल में कई डेथ हो रही हैं, और ऐसी हो रही है कि पेशेंट जो है वो उन डेथ्स को देख करके बहुत घबरा जा रहा। ये भी हो सकता है कि उनको हार्ट अटैक पड़ा हो तो संभल नहीं पाए हों वैसा नज़ारा देख करके, तो ये संभव है। लेकिन
आज तक का अपने जो कहना चाहिए ब्रांड नेम, रोहित सरदाना ब्रांड बन के गए थे जी टीवी से, जैसे सुधीर चौधरी है एक ब्रांड नेम, वैसे ही ये भी ब्रांड नेम गए थे और बहुत ऊंची सैलरी पर गए थे और इनकी बहुत माली व्यक्तिगत हैसियत करोड़ों में है। ये 20-25 हजार रुपए की नौकरी से शुरू करने वाले हमारे समय, हमारे देखा देखी ये लड़के बने हैं पत्रकार। सुधीर चौधरी ने तो पुरानी दिल्ली में एक टीचर, स्कूल टीचर की लिंचिंग करवा दी थी, उस पर फेक जो है वो स्टिंग ऑपरेशन करके। आपको शायद मालूम होगा सुधीर चौधरी का, लेकिन आज देखिए आज वो जबरदस्त पत्रकार बना हुआ है। दीज पर्सन शुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स, लेकिन वो जो है न्यूज स्टूडियो में बैठ करके पूरे देश के जनमानस को धो रहे हैं, उसको कम्युनलाइज कर रहे हैं, उसको जहर से भर रहे हैं। तो मेरा यही कहना होगा, जो भी मित्र लोग, जो भी पत्रकार हमारी बात सुन रहे हैं या समाज के जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, वो समझें कि अगर आप नफरत फैलाते हो तो एक देर से देर इस सिस्टम का हिस्सा आप भी हैं, तो ये सिस्टम आपको भी ले मरेगा, है ना। आज आप देख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल सर, आपने सही कहा। वहीं पर रोहिणी सिंह है जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी कहा आज तक पर निशाना साधते हुए कि क्या आज तक चैनल अब भी एग्जिट पोल कवरेज को रोकेगा, क्योंकि जिस तरीके से रोहित सरदाना के निधन की खबरें आ रही थी, तो वो आज तक ने काफी समय लगाया दिखाने में। हो सकता है वहां पर मातम का माहौल था, क्योंकि जिस तरीके से दिखाया भी गया वहां पर एंकर किस तरीके से रो रहे थे। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने पत्रकारिता के बारे में बताया वो बेहद ही अच्छा है। मैं भी अपने दर्शकों को कहूंगी कि जिस तरीके की पत्रकारिता आज के दौर में हो रही है, सरकार से, सिस्टम से सवाल करना चाहिए। लेकिन इस स्टडी में दावा ये भी किया जा रहा है कि अगले महीने मई में कोरोना की लहर काफी तेज हो जाएगी, जिससे मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि सुरक्षित रहें और घर पे रहें। और बाकी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।